नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। किसान लंबे समय से कृषि कानून बिलों को लेकर वापस लेने की मांग कर रहे थे। इस मांग को लेकर देशव्यापी आंदोलन करीब 15 महीने से ज़्यादा के समय से दिल्ली बॉर्डर पर किया जा रहा था, जिसका आज पीएम मोदी ने हल कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेने की घोषणा कर दी। लेकिन उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक हैं। पीएम मोदी के इस फैसले से उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर भी कितना असर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लिहाजा भी किसानों में खुशी जरूर देखने को मिल रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के 3 मैदानी जिले देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में ही सर्वाधिक किसान और कृषि भूमि है। हरिद्वार में ऊधम सिंह नगर में 9 विधानसभा सीट हैं, जबकि देहरादून की 10 विधानसभा सीटों में से तकरीबन 4 सीट ऐसी हैं जहां किसान अच्छी तादाद में हैं। लिहाजा उत्तराखंड में सरकार बनाने में किसान मतदाताओं की भूमिका काफ़ी अहम है और यही वजह है कि सभी दलों के बीच खुद को किसानों का असली हमदर्द साबित करने की होड़ शुरू हो गई है। माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसानों की आय हम दुगना करेंगे, मगर साल भर तक उनको आंदोलन में घसीटा रखा और उनकी मांगों को पूरा नहीं किया और बाद में किया तो क्या किया, अर्थात किसानों के साथ उन्होंने बेरहमी की है और ये जो कुछ भी दिया है वो किसानों का प्रतिफल है। उन्होंने संघर्ष किया। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस को फ़ायदा ही है और आम जनता ये जानती है कि भाजपा सरकार जो है, चाहे प्रदेश हो चाहे देश की, वो किसी के हित में काम करने वाली नहीं। देखिए, जो किसान बिल वापस लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विवश हुई है, किसानों के आंदोलन और आम आदमी पार्टी के संघर्ष का परिणाम है। ये भारतीय जनता पार्टी ने वैसे वापस नहीं लिया है, बनाने वाली तो वही है, थोपने वाली भारतीय जनता पार्टी है। उसके बाद भारतीय किसानों ने, आम आदमी पार्टी ने अपने संगठन, अटूट संगठन का परिचय देते हुए इस दमनकारी सरकार का और अत्याचारी सरकार को विवश किया कि वो अपने काले कानूनों को वापस ले। तब जाके भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और ये किसान और जनता बहुत भली भांति समझ चुकी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इससे अब कोई फायदा होना नहीं है, नुकसान ही नुकसान होना है। हिमाचल से उनका नुकसान शुरू हो चुका। कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान करने के बाद किसानों में खुशी की लहर है, लेकिन विपक्षी दल अब मौका ढूंढ रहे हैं आखिर केंद्र में सरकार को कैसे घेरा जाए और कैसे अब चुनाव में नए मुद्दे खड़े किए जाएं या किसान आंदोलन को लेकर जो गतिरोध बना हुआ था उस पर आगे की नई बहस शुरू की जाए। और शायद आज के ऐलान से विपक्षी दलों को भी लग रहा है कहीं ना कहीं एक बड़ा मसला हल हुआ है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान बने हुए हैं। आरपी रतूड़ी कांग्रेस से, संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी से और शादाब शम्स बीजेपी से। आप तीनों का एएनबी न्यूज पर स्वागत। शादाब शम्स, आज जो हुआ है इतिहास हो गया है, लेकिन इस इतिहास को लिखने के लिए 700 लोगों का बलिदान भी हुआ, लेकिन अब नई कहानी शुरू हो गई है। कैसे महसूस करते हैं? किसानों को उनका हल मिल गया है, हक मिल गया है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो छूट गई हैं बीच में, उनको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये कहूँगा, आज जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक भावभीनी अपील करते हुए और बड़ी इस गुरु पर्व पर जिस तरह का ये तीनों कानून को वापस लेने की बात कही है, उनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई लोग आज भी, जो लोग विरोध के लिए किसान बॉर्डर्स पर इधर उधर हैं, वो कम से कम अपना त्योहार को खुशी खुशी मना सके, इस गुरु पर्व के त्योहार को अच्छे से मना सके। दूसरा, हमारी इच्छा, देश के प्रधानमंत्री की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की इच्छा ये रही है कि हमने वादा किया था कि किसानों की आय दुगनी की जा सके और उसके लिए हमें जो कुछ करना पड़ेगा हम करेंगे और इसीलिए ये एक खूबसूरत कानून
किसानों के हित के लिए किया गया था। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप अच्छी चीज को समझाने में सक्षम नहीं होते और विपक्ष के लोग कई बार बुरी चीज को भी समझा देते। मुझे लगता है कि विपक्ष कामयाब रहा किसानों को भरमाने में, उनके कंधे का उपयोग कर इस्तेमाल करने में। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमें दुख तो है कि किसानों के लिए जो एक कानून था जो उनकी बेहतरी के लिए था, क्योंकि हम देखिए हम एमएसपी की बात हमने कही कि एमएसपी रहेगी, सब कुछ रहेगा। भाई बताइए क्या कमी है, उन कमियों को दूर करके आपस में बैठ के समन्वय करें। उन्होंने कहा एमएसपी का मुद्दा है, हमने कहा एमएसपी आ जाएगी, आ गई एमएसपी नहीं हटाई जाएगी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हमें तो किसी कीमत पे भी ये तीनों कानून चाहिए ही नहीं। अब मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहूँ और आप ही मना कर दें मुझे नहीं चाहिए तो क्या करेंगे? जबकि हम सब जानते हैं कि देश के अंदर लगभग 80% किसान वो हैं जिनके पास जुताई के लिए 2 हेक्टेयर भूमि से भी कम है, जिनको प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि से जोड़ने का काम किया, जिनके वो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए मात्र जिनके अकाउंट में जाते हैं और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो किसान भी इस देश में है, वो किसान भी है जिसे किसान मजदूर कहते हैं, वो भी इसी देश का, इसी किसानों का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद हम ये कहते हैं सारी बातों के ऊपर क्योंकि मामला चल रहा था, सरकार ने बैकफुट पे आई और सरकार ने कहा कि ठीक है, हमारे किसान ही अगर नहीं चाहते हैं तो हम इस कानून को वापस लेते हैं। क्योंकि लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जब आप विरोध करने वाले अगर विरोध करते हो तो विरोध को भी सम्मान दिया जाता है। लोकतंत्र में ये भी बात अपनी जगह साबित हुई है कि देश के प्रधानमंत्री ने इससे लोकतंत्र मजबूत हुआ। बिल्कुल। आरपी रतोड़ी जी, आज प्रधानमंत्री के ऐलान को कैसे देखते हैं? ये बड़ा प्रधानमंत्री, मैंने तो सनातनी धर्म का आदमी हूँ, सुना था रामायण में कुंभकर्ण 6 महीने सोता है, लेकिन कम से कम प्रधानमंत्री की नींद 700 आदमियों की शहादत होने के बाद साल भर बाद अगर नींद खुली है और ये महसूस किया कि ये काला कानून जनहित में नहीं है, किसान हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, तो देर आए दुरुस्त आए, कम से कम महसूस तो क्या कि लोकतंत्र की ताकत क्या होती है, जनता की ताकत क्या होती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, क्या आप उन 700 किसानों के परिवारों की चिंता देख सकते हैं जिन्होंने इस काले कानून को की बलि दे दी अपने आप को? और आज आपने, अरे लोकतंत्र की खूबसूरती तो वो होती है कि आप जनता की आवाज सुने। आप तो केवल अडानी और अंबानी के हितों की रक्षा कर रहे थे, लेकिन क्योंकि देश ये कुर्बानियों से बना हुआ, ये देश आजाद ऐसे नहीं मिला। इस तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भीख में मिला, ये देश कुर्बानियों का है। लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी और आजादी मिली और लोकतंत्र जिंदा हुआ। उस लोकतंत्र की आज जीत हुई, उस किसान की जीत हुई, उस अन्नदाता की जीत हुई जो इस देश का पेट पालता है। निश्चित तौर पर भारत का लोकतंत्र मजबूत है, ये आज तय हो चुका है। बिल्कुल। संगीता जी, अब जो आज फैसला आया है, किसानों का गतिरोध टूट गया है, किसानों को जो चाहिए था एक बड़ा सरकार ने फैसला लिया है, इस सरकार के फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए कृष्ण भाई जी, आज प्रकाश पर्व के दिन जो माननीय मोदी जी ने फैसला लिया कि काले कानूनों को वापस लिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो पिछले बहुत लंबे समय से लगभग 1.5 साल से बॉर्डर पर बैठे हुए थे और अभी हमारे बीजेपी के भाई कह रहे थे कि मोदी जी को आज लगा कि उन्हें प्रकाश पर्व जो है वो घर में खुशी खुशी मनाना चाहिए। तो इस 1.5 वर्ष के समय अंतराल में कितने ही त्योहार निकल गए, तो उस समय मोदी जी को ये क्यों नहीं लगा कि ये त्योहार उन्हें घरों में मनाना चाहिए। जाड़ा, बरसात, गर्मी, आंधी, तूफान सबको झेलते हुए हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए थे और उस समय उन पर लाठी भी बरसाई गई, वहां से व्यवस्थाएं हटा की व्यवस्था उन्हें मुहैया कराने को तैयार नहीं थे। तब आम आदमी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और पानी की, बिजली की, शौचालयों की व्यवस्था वहां पे कराई। और आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसानों के हित के लिए खड़ी रही है और आगे भी किसानों के हित की आवाज बन करके खड़ी रहेगी। तो जो ये फैसला आया है किसानों के हित में, अन्नदाता की बहुत बड़ी जीत हुई है। इसलिए उत्तराखंड की 70 की 70 विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी ने आज मिठाई बांट करके खुशी मनाई है।
क्योंकि ये हमारे अन्नदाता की जीत है। हम्म, और ये फैसला अगर पहले आ जाता तो जो 700 लोगों की शहादत हुई है वो कहीं ना कहीं नहीं होती। माननीय मोदी जी को ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था, उन्होंने इसमें बहुत देर कर दी। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, जो कहावत है कि लेकिन देर अब आए लेकिन उत्तराखंड में क्योंकि तो अब आपके चुनाव लिए का समय आ गया है। जी। अब चुनाव का समय आ गया है तो दुरुस्त आना बनता था, क्योंकि अब उत्तराखंड, पंजाब, गोवा सब जगह इलेक्शन है, तो बहुत कम समय जब बचा है, तो जब सरकार को ये लगा कि कहीं अब किसानों की लड़ाई की वजह से किसान जो अपने हक की लड़ाई बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उसका प्रभाव कहीं चुनाव पर ना पड़ जाए, तो देर और दुरुस्त आकर के ये फैसला लेना पड़ा। लेकिन कोई नहीं, किसानों के हित में ये बड़ा फैसला है, तो आम आदमी पार्टी इसके लिए बहुत खुश है और सारा देश आज किसानों के साथ बहुत खुश है कि उन्हें अब 1.5 साल आप- से जो लड़ाई लड़ रहे थे वो जीत गए। संगीता जी, अब आप खुद कह रही हैं कि चुनाव आ रहे हैं तो कहीं नुकसान ना हो जाए, तो अब आपका मानना है कि बीजेपी को फायदा हो जाएगा? बीजेपी को इससे फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर अभी ये आपने ही फैसला कहा- कहीं ना कहीं जल्दी आता तो किसान शायद खुश होते, पर उन्होंने भाई बहुत समय, लंबा समय अपने परिवार से दूर रहकर बिताया है। 700 परिवार जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, वो कहीं ना कहीं दर्द को महसूस कर रहे हैं, भूलेंगे नहीं वो इसे। ये दर्द इतना छोटा नहीं है कि वो इसे भूल जाएंगे। तो इसलिए जो अभी बीजेपी को लग रहा है कि उनको इससे फायदा होगा, तो इससे उनको फायदा होने वाला नहीं है। तो अभी क्योंकि आपने जितना भी ही कहा कि किसान और चुनाव आ हमारे रहे हैं। किसान भाई हैं वो उनकी मंशा को समझ चुके हैं नहीं, कि मंशा अगर वो तो इतना समझ चुके लंबा हैं आंदोलन ना संगीता जी, अभी आपने ही कहा कि चुनाव आ रहे हैं, फैसला लेना जरूरी था, उन्होंने ले लिया, तो निश्चित रूप से फायदा उनको मिलेगा। आपने कहा ऐसा भी। उनको ये लगा कि ये फैसला लेने वरना कहीं देर ना हो जाए, लेकिन मैंने कहा ना हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। लेकिन अब उन्होंने बहुत देर कर दी, ये फैसला बहुत देर में लिया। अगर वो पूछ ये लेते फैसला हैं पहले ले लेते, शादाब शम्स से पूछ लेते हैं। शादाब शम्स, संगीता जी कह रही है हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, कितनी देर हो गई है अभी? शादाब शम्स, आवाज मिल पा रही है आपको? आरपी रतूड़ी जी, संगीता जी ये कह रही हैं कि जो फायदा है वो बीजेपी को नहीं मिलेगा। अब उत्तराखंड का चुनाव कैसे देखा जाएगा इस परिप्रेक्ष्य में? नहीं, निश्चित तौर पर उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश में जितने भी राज्यों के चुनाव हों तो भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि ज्यादा दिन दुकानदारी चलने वाली नहीं है। ये व्यापारियों के हितों में ज्यादा निर्णय करके आप जनता को दुखी नहीं कर सकते हैं। और जो यहाँ पर किसान है, अरे हम 80% ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ हर घर हर गांव में किसान है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को ये महसूस नहीं हुआ? केवल जो जब इन्होंने चुनाव बाय इलेक्शन देख लिए, बाय इलेक्शन में क्या बुरा हाल हुआ, उसके बाद होश आई। पर हजूर जो आपने हमको तकलीफ दी, जो किसानों को तकलीफ दी, जो उनके परिवारों को तकलीफ दी, कभी आपने उन्हें आतंकवादी कहा, कभी आपने खालिस्तानी कहा, कभी टुकड़े टुकड़े गैंग का, कभी आपने अलगाववादी कहा, कभी उनको आपने नक्सलवादी कहा, क्या क्या नहीं कहा आपने। लेकिन बहुत कुछ कहा, लेकिन वापसी का ऐलान कर दिया। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, खुशियों की सवारी। हेलो, आपके लिए एक पिकअप है।
उत्तराखंड में गूंज रही खुशियों की किलकारी, जच्चा बच्चा की सुरक्षा और सुरक्षित प्रसव को सुनिश्चित कर रही खुशियों की सवारी। उत्तराखंड का मातृत्व रहे सुरक्षित और खुशहाल, इसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खुशियों की सवारी योजना की सेवा आरंभ कर दी गई है। खुशियों की सवारी राज्य के सभी जनपदों में मातृत्व शक्ति की सेवा के लिए तैनात है, जिसमें लगभग 126 एम्बुलेंस तैनात की गई हैं। गर्भवती महिलाओं को प्रसव हेतु अस्पताल ले जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 102 भी जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने पर खुशियों की सवारी तुरंत घर पहुंचकर महिलाओं को अस्पताल पहुंचाकर सुरक्षित प्रसव में सहायता कर रही है। यही नहीं, गर्भवती महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के बाद जच्चा बच्चा को चिकित्सक के परामर्श के बाद यही खुशियों की सवारी उनके घर के आंगन तक पहुंचाती है। सुरक्षित प्रसव हो, जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ और सुरक्षित, इसी उद्देश्य के साथ उत्तराखंड सरकार लाई है खुशियों की सवारी। मातृशक्ति को मिल रहा उत्तराखंड सरकार का साथ, उत्तराखंड सरकार की खुशियों की सवारी से मिल रहा मातृशक्ति को लाभ। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। कहीं ना कहीं एक बड़ी बहस, जो एक बोझ था, वो लगातार जो गतिरोध चला आ रहा था, वो समाप्त हो गया है और अब एक नई शुरुआत कृषि कानूनों को लेके जो पूरा ऐलान जो था, वो कहीं ऐलान होने के बाद कृषि कानूनों के खात्मे के बाद अब किसानों की तरक्की कैसे होगी, किसान कैसे उन्नति करेगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चाएं चलेंगी। लेकिन 5 राज्यों के चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को लौटने का मौका मिल गया है। जिस तरह उपचुनाव में बीजेपी को एक धक्का लगा था, राजस्थान में तो यहाँ तक हुआ कि 25 से 30 साल बीजेपी पीछे चली गई परफॉर्मेंस के आधार पे, और बीजेपी के जो विधायक पद के उम्मीदवार थे उनकी जमानत जब्त हो गई। तो निश्चित रूप से कहीं एक जो फीडबैक मिल रहा था, वो फीडबैक बीजेपी को निराश कर रहा था। बीजेपी चिंता में थी कि आखिर कैसे लौटा जाए। उपचुनावों ने उस पृष्ठभूमि को मजबूत किया और विश्लेषण के लिए, आत्मविश्लेषण के लिए तैयार किया। और हम चलते हैं अपने मेहमानों के पास। शादाब शम्स, अब एक नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन वही बात घूम फिर के आ रही है कि विपक्षी दल भरोसे के लिए तैयार नहीं है। आरपी रतूड़ी जी, ये जो विपक्ष है भरोसे के लिए तैयार नहीं है। जब नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीच में छूट गई हैं, वो चीजें कैसे पूरी होंगी? देखिए, भरोसा तब तक पूरे देश के किसानों को नहीं है, पूरे देश की जनता को नहीं,
जब तक ये कानून लोकसभा में और राज्यसभा में पारित जो किया गया था उसे रद्द करने का प्रस्ताव पारित नहीं होता, तब तक नरेंद्र मोदी पर कोई क्यों भरोसा करेगा? क्योंकि देश को ठगने का काम किया, चाहे 15 लाख की बात हो, चाहे 2 करोड़ रोजगार की बात हो, अच्छे दिन की हो, महंगाई घटाने की हो, ये तमाम लोगों ने देखा है कि भरोसा कैसे करें। क्या अच्छे दिन आए, काला धन आया, 15 लाख मिले, तो आज इस बात पर केवल मुकदमानी नरेंद्र मोदी कह दे तो भरोसा देश को नहीं है। भरोसा जीतने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। आपने 7 साल में केवल जनता का भरोसा तो खोया। भले आप कैसे चुनाव जीते होंगे ये भगवान जाने, लेकिन जो बाई इलेक्शन है वो हिमाचल ने बता दिया, वो आपके राजस्थान ने बता दिया, हरियाणा ने बता दिया, अन्य प्रदेशों ने बता दिया कि आप ज्यादा दिन लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। इसलिए इस काले कानून पर भी उनको बैकफुट पे आना पड़ा कि उनको मालूम लग गया था कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं। अडानी अंबानी को बहुत माल दे दिया, पूरा देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी और अडानी अंबानी की 260% उनका व्यापार बढ़ गया, उनकी आमदनी बढ़ गई। कैसे? जब पूरा देश की आमदनी घट गई थी, पूरे देश की गर्त में चला गया था, -23 में चला गया था, तो इन दो की 260% कैसे आमदनी बढ़ी ये देश ने देखा। तो आखिर में मोदी साहब को समझ में आया कि देश की जनता सर्वोपरि है, देश का अन्नदाता सर्वोपरि है, और लोकतंत्र को महसूस किया कि ज्यादा दिन हिटलरशाही नहीं चल सकती। ये शासन जनता द्वारा मिला है तो जनता की बात सुननी पड़ेगी और जी मजबूर होकर। जी बिल्कुल। अरे अभी आश्वासन दिया, ये तो जब तक लोकसभा और राज्यसभा में रद्द नहीं होता भरोसा कैसे करे? बिल्कुल। प्रेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, किसान हैं। प्रेमचंद शर्मा जी आपसे पूछ रहे हैं कि कैसे कि अब जो ये कानून रद्द हुआ है, पूरे मामले को कैसे समझते हैं आप? लोगों ने आपको क्या बताया, आपने क्या जानकारी ली और अब क्या आपके संग अच्छा होगा, ये आप पूरा विश्लेषण बताइए। ये मुझे अब आज ही पता चला है। अब हम सुबह से किसी कार्यक्रम में व्यस्त थे, अब तक पता लगा कि कृषि कानून की जो बिल है वो वापस तो अच्छा लगा। हालांकि इतना बुरा वो नहीं था क्योंकि हम खेती करते हैं और हमारे क्षेत्र में मैं कल की बात बताऊं कि जो हम फसल बीमा जो हमको मिला कल पूरे क्षेत्र में जहां जहां ओलों से इससे हमारी फसलों को सेब को बगीचों को जो नुकसान हुआ है, कल हमारे क्षेत्र की बात, एक तहसील की बात बता रहा हूं मैं, और 28 करोड़ रुपए किसानों की भरपाई हुई है। ये कल की ही बात है क्योंकि बड़ी खुशी की लहर थी। बैंक में जो है जाके लोग पता कर रहे थे कि साहब मेरा कितना बीमा आया, मेरा कितना बीमा आया है। इतना ऐसा भी नहीं था कानून, लेकिन ये कि किसान जो है जो भ्रमित थे उनको तरह तरह से परेशान हो रहे। अरे शर्मा जी भी भाजपा ही लगते हैं। अब सर वो अपनी बात रख रहे हैं रतूड़ी जी, अब वो भाजपा ही लगते हैं नहीं लगते, लेकिन बात रख रहे हैं। प्रेमचंद शर्मा जी, ये पहले से भी था, ये बीमा योजना पहले से था, काले कानून में कहा है? क्यों झूठ बोल रहे हो? साहब ऐसा है कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ। आप राजनीतिक दल नहीं पर देश के वासी तो होंगे, झूठ मत बोलिए। ये फसल बीमा योजना पहले से है। पहले हमारे को तो आज तक तो मिला नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी कृषि कानून में कहाँ है फसल बीमा योजना? ये पहले से थी, ये यूपीए सरकार में भी थी। मान्य और एक बात सुनिए, पहले भी होगी। देखिए रतूड़ी जी, कोई सहजता से अपनी बात रख रहा है। हमारे क्षेत्र में तो इतना जब नुकसान होगा तभी तो फसल बीमा योजना। नहीं रतूड़ी जी, कोई अपनी बात रख रहा है, अब उनको नहीं आता होगा ये राजनीतिक लब्बो-लुआब। अंधे भक्त नहीं करे। नहीं, उनको राजनीतिक लब्बो-लुआब नहीं आता है तो वो अपनी बात बता रहे हैं। आपको विरोध हो तो उनको रोक देंगे, लेकिन बात तो सुन लीजिए उनकी। होगा फसल बीमा योजना का है कि जब नुकसान होगा, जब कभी नुकसान नहीं हुआ होगा तो फसल बीमा क्यों मिलेगा? मान्य पहले से योजना है। प्रेमचंद जी पहले से
प्रेमचंद जी की बात सुन लीजिए, फिर आप उनको क्रॉस कर दीजिएगा। प्रेमचंद जी, किसान कानून में है ही नहीं फसल बीमा योजना, क्यों बात, या तो आप किसान बीमा वो की बात करें या तीन कानून की बात करें। लेकिन वो तीन बात कानून अपनी में बता कहाँ रहे हैं, फसल बीमा? किसान है, उनको इतना थोड़े आता है कि वो सब चीजें अरे मैं भी किसान आपके। हूँ यार, सब किसान है देश में, कोई भी ऐसा नहीं है, पर फसल बीमा योजना 3 कानून में है ही नहीं, तो उसकी तारीफ, ये तो पहले से कानून है। प्रेमचंद जी, फसल का बीमा होगा, प्रेमचंद नुकसान जी, होगा तो उसकी भरपाई। प्रेमचंद जी सहजता से बताइए कि इस कानून से कितना फर्क पड़ रहा था हाँ, और अब कानून की रद्द बात होने करें से ना। क्या हुआ है, आप जो समझते हैं वो बताइए, ऐसा है जी। किसी के समझाने से मत बताइए, आप खुद बताइए। अब ये जो कानून जिसके लिए किसान बड़े थे, जो किसान नेता बैठे थे, अब खुश हो गए अब कि भाई हमें ये जो मनमानी थी सरकार ने मान लिया, सरकार ने बात सुन ली है, तो अब हमें इसमें ये तो है, जब मतलब आप जो है कुछ कहने ही नहीं देंगे, राजनीति से ले जाएंगे, तो इसमें हम तो ये कह रहे हैं कि हम जो अपनी बात कह रहे हैं, किसी की बात कर रहे हैं, इतना ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं, आप सोच रहे हो कि हम जो बहुत बड़ा ये करें, लेकिन हम तो खेती करते हैं और उसी से हमको खेती करने से हमको तो पद्मश्री मिला है, और हम तो वही बात कह रहे हैं कि मैं तो वो गांव की बात बता रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, कल भी गांव के देखिए रतूड़ी जी, उनको पद्मश्री मिला है, कहीं ना कहीं इनोवेटिव काम किया होगा। प्रेमचंद शर्मा जी अपनी बात रख रहे हैं, निश्चित रूप से कभी कभी ऐसा लगता है कि ये किसी पार्टी से बायस्ड है, ऐसा नहीं होता, कभी वो जो अपनी बात रख रहे हैं उनको बात रखने दीजिए सम्मान पूर्वक। स्वागत करता हूँ, पर सवाल ये कि आपने प्रश्न पूछा 3 कानून पर, वो कर रहे हैं फसल बीमा पर बात। फसल बीमा योजना पहले भी थी, अगर नुकसान होगा तो बीमा मिलेगा। 3 कानून पर आप उनकी लेकिन रतूड़ी जी, अगर वो राजनीतिक दल से नहीं है तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। बात है यार, राजनीतिक दल नहीं है, आप विषय बदल देंगे, आप मैथ का प्रश्न करेंगे और इतिहास का वो आंसर आएगा क्या? बिल्कुल, हम उनसे पूछ लेंगे। आप मैथ पूछ रहे तो मैथ का जवाब देना जी। आप उसमें इतिहास की बात करने लगेंगे। प्रेमचंद जी, ये जो कानून रद्द होना कितना जरूरी था, बताइए। प्रेमचंद जी, कानून रद्द होना कितना जरूरी था और इससे किसान को कितना फायदा हुआ है? सब फायदा तो इसके फायदे तो अब आएंगे ना, जब किसान कानून जब ये वापस ले लिया है, जो इससे नुकसान हो रहा था तो पहले जैसा हो जाएगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी के सामने नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी, जो 5 जो राज्य हैं वहां पर चुनाव है, राजनीतिक दलों में एक होड़ मची थी, लेकिन बीजेपी ने ये जो मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, अब कैसे देखते हैं पूरे पॉलिटिकल गेम को? अभी तो पहले उन्होंने हमने ये कानून वापस ले लिया है, और जब तक ये राज्यसभा और लोकसभा में पारित नहीं हो जाता तब तक इसका भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी बहुत कुछ बीजेपी सरकार के द्वारा कहा जा चुका है और वो अब तक अमली जामा से नहीं बनाया गया है। और दूसरी चीज, जो 700 लोगों के परिवारों में अपने लोगों को छोड़ा, किसानों ने कहा दी, और इतने लंबे समय से वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, तो ये सरकार को इसके आगे झुकना पड़ा है। सरकार को अब भी विवश नहीं होती झुकने के लिए, लेकिन हमारा आंदोलन का देश है, तो सरकार को कहीं ना कहीं किसानों के आगे झुकना पड़ा। तो ये किसानों की जीत है, और किसानों के साथ जो हुआ है वो किसान इसको भूले नहीं है कि उन्होंने किस तरह से 1.5 साल तक आंदोलन रख रहे हैं, कैसे सड़क पर उन्हें क्या क्या नहीं कहा गया, कैसे कैसे अपशब्द उनके लिए प्रयोग किए गए। तो इसलिए बीजेपी को चुनाव में इसका फायदा होने वाला नहीं है। उनको ऐसा लगा है कि उनका मास्टर स्ट्रोक है, उससे उन्हें बहुत फायदा मिलेगा, और किसानों के इस हिस्से उनको बहुत फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि किसान उनकी मंशा को भली भांति समझ गए कि उन्होंने पहले से ये काला कानून बनाया, खुद ही बनाया और खुद ही वापस लिया। जी शादाब शम्स, ये जो कानून वापस लिया है आप ही के, शादाब शम्स, ये जो कानून वापस लेने का ऐलान आज किया गया है, अब जो 5 राज्यों में चुनाव है तो कहीं ना कहीं तो वहां आपको फायदा इसका मिलेगा, लेकिन ये उपचुनाव से पहले होता तो कहीं ये राजनीतिक स्टंट नहीं होता? देखिए, आज गुरु पर्व के
इस खूबसूरत मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ये जो किसान के बाहर बैठे हुए थे उनको एक बहुत खूबसूरत तोहफा दिया है कि वो अब अपने घरों में आके इस पर्व को मना सके। और मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि अगर विरोध होता है तो जनता के विरोध को विरोध समझते हुए, चाहे वो कुछ परसेंटेज ही विरोध कर रही हो, आप अगर वापस लेते हैं इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हम कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हुए। एक खूबसूरत जो बिल हम लेके आए थे, किसानों की आय दुगनी करने का वादा हमने किया था, और जो हम बिल लेके आए थे हम कामयाब नहीं हुए, लेकिन विपक्ष भरमाने में कामयाब हो गया। भोले वाले किसानों के ऊपर जिस तरह से बंदूक रख के विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा था, मुझे लगता है कि उनकी दुकानदारी बंद हो गई है, इसलिए उनकी फड़फड़ाहट अब भी दिख रही है और नई स्ट्रैटेजी। लेकिन आरपी रतूड़ी जी कह रहे हैं अभी भी फायदा होने वाला नहीं है, संगीता शर्मा कह रही है अभी भी फायदा होने वाला नहीं है। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप किसानों के हितैषी हैं, लेकिन क्योंकि उनकी दुकानदारी उन्हें लग रहा है कि इसी की बूते चल रही थी, अब बच्ची कुछ बंद हो जाएगी तो बेचारे बहुत परेशान है। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि किसान हमारे साथ हैं। हमने किसान सम्मान निधि दी, हमने फसल बीमा योजना दिया, हमने किसान बीमा योजना लॉन्च की। हम लगातार देश का किसान कैसे मजबूत हो, देश का जवान कैसे मजबूत हो, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कई बार होता है विपक्ष भी अपने षड्यंत्रों में कामयाब हो जाता है, वो भरमाने में कामयाब हुआ, इस बार हम बताने में कामयाब नहीं हुए, समझाने में कामयाब नहीं हुए, तो वापस हो गया। आरपी रतूड़ी जी, जो शादाब शम्स कह रहे हैं वो कितना ठीक है? देखिए, जनरल डायर के बाद अगर कोई याद करेगा तो आदरणीय नरेंद्र मोदी को करेगा कि 700 किसानों की शहादत लेकर के और तब आपने इस काले कानून को वापस किया, तो ये इतिहास याद करेगा। कोई आपने रहमो करम भीख नहीं दी है शहादत में, और ये किसानों ने जीत हासिल की है। 700 परिवारों ने अपने लोग खोए हैं। ये नरेंद्र मोदी ने भीख नहीं दी है, ये आज उनको दबना पड़ा लोकतंत्र के वजह से। आज जीत हुई किसान की और जनता की। शादाब शम्स वो कह रहे हैं लोकतंत्र की वजह से दबना पड़ा, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको लगा कि ये गतिरोध लंबा चल रहा है और यहाँ पर पीछे हटना ही मुनासिब होगा। दूसरा मैं एक मिनट और जरा हम दो बड़ी इम्पोर्टेंट घटनाएं यहाँ पे हुई। एक बड़ी बात ये हुई कि अगर आप देखें ये विरोध किसानों का चल रहा था, लेकिन हम तमाम चुनाव जीते, हम कहीं चुनाव हारे नहीं। इन 13 महीनों के गैप में अगर आप देखेंगे, अगर पश्चिम बंगाल को छोड़ दिया जाए, हम लगातार चुनाव जीतते आए और बड़े बड़े हमने जीते, उपचुनाव हमने उत्तर प्रदेश के जीते। लेकिन बात चुनाव की हार और जीत की नहीं होती, केवल बात ये होती है कि है तो हमारे ही लोग, अपने लोगों को अगर कुछ लोग कई बार भरमाने में कामयाब रहे तो कोई बात नहीं। हमारी नीयत साफ थी कि हम किसानों की आय को चाहते थे, और कांग्रेस पार्टी इनके आड़ में राजनीति करके आगे बढ़ना चाहती थी। ये दो चीजें सामने थी, मुझे लगता है इसके अलावा कुछ नहीं था। आरपी रतूड़ी जी कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? मैं ये कह रहा था, ये बार बार कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि, जरा इनको बताएं कि पहली बार हमारे कृषि उपकरणों पर आपने जीएसटी लगाई। अरे 500 रुपए महीने आप सम्मान निधि दे रहे हो, और 1 एकड़ पर 2500 से लेके 7000 रुपए खर्चा, खाद से लेके बीज से लेके आपने महंगा कर दिया हो। डीजल जो पंप चलता था सिंचाई के लिए, वो डीजल महंगा कर दिया हो, और 500 रुपए महीना देके आप किसान को खरीदना चाहते थे। अरे इतना मूर्ख मत समझो देश के वासियों को। भारतीय जनता पार्टी के लोगों, या तो कम से कम गणित पढ़ लो कि 6000 रुपए साल का दे करके, और आप 1 एकड़ पे 2.5 से 7000 रुपए आप महंगा कर दो, और आप कह रहे हैं किसान सम्मान निधि दे रहे हैं। आपने ट्रैक्टर तक को तो जीएसटी में लिया है, कृषि उपकरण को आप जीएसटी में लिया है, वो भी 18% पे, और आप कह रहे हैं हम किसानों को सम्मान दे रहे हैं। पहले से हमेशा खाद पर जो सब्सिडी मिलती थी वो आपने समाप्त कर दी। महंगा कितना कर दिया आपने बीज और खाद, और आप किसानों को सम्मान कर रहे हैं। अरे आंकड़े लेके बैठा करो
अगर आते हो तो अध्ययन करके बैठा करो। संगीता जी देखिए, मैं जरा एक मिनट मैं उत्तर दे दूं इनका। जी जी किसानों को भरमाने का काम किया है। संगीता जी राजनीति संगीता जी उनको उत्तर दे देने दीजिए, फिर आप सवाल करेंगे। जी शादाब शम्स। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, आज भी आपके चैनल पे बैठ के कितना पेट का दर्द कांग्रेस के नेताओं का या अन्य विपक्ष के नेताओं का सामने आ रहा है कि उनको ये बात की खुशी नहीं, वो भूल गए हैं कि जब पहले उनकी सरकार थी तो किसान को यूरिया के लिए ब्लैक में यूरिया मिलता था, लाइनों में लगना पड़ता था। आज किसान को जिस तरह से किसान को तमाम योजनाओं के तहत खड़ा कि उसके पैरों पर खड़ा करने का अधिकार, चाहे किसानों को उनकी फसल को उनके हिसाब से बेचने का अधिकार, ये मेरी सरकार देने की कोशिश करे तो इनको दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इनकी दुकानदारी बंद हो रही थी। इन्हें न किसानों से लेना देना है, न गरीबी और महंगाई से लेना देना है। इनको केवल और केवल सत्ता चाहिए। सत्ता के लिए जब ये सत्ता में आते तब ये कुछ नहीं करते। बताइए, अगर किसानों का हाल बदहाल है, इसके लिए जिम्मेदार कौन था? आपसे पहले आपकी सरकारें रही 55-60 सालों तक, आपने क्या किया? कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ नारे देते रहे और किया कुछ नहीं, तो उसका खामियाजा था ना जो भुगतना पड़ा। आज हम जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि आज मेरे किसान को उसका जायज हक मिले, मेरे किसान को हम आगे कैसे बढ़ाएं, क्योंकि देश को हमने जब विश्व गुरु बनाने की बात उस देश को करते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि किसान आगे बढ़े, उसके लिए जरूरी है अंतिम छोर में खड़े हुए लोग आगे बढ़े, तब विश्व गुरु बनने का सपना साकार होगा। और हम उस दिशा में कितने षड्यंत्र कर ले विपक्ष। देश का किसान जानता है कि प्रदेश की सरकारें, देश की सरकारें उनके साथ खड़ी हैं और हम तरह से आश्वस्त हैं कि कितने षड्यंत्रकारी लोग जो किसानों के पीछे बैठ के जो अपने राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे थे, उनको करारा जवाब मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी बड़ी ताकत के साथ सेवा करती रहेगी। ये कितने षड्यंत्र करें, कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग बहुत ताकत के साथ कि अपने किसानों की आय को जो दुगने करने का प्रण लिया है उसे हम साकार करेंगे और नई योजनाएं लाएंगे और चीजें हमें आगे बढ़ाएंगे और देश के किसानों की आर्थिकी को मजबूत करने का काम हम करेंगे। कांग्रेस जितने षड्यंत्र करना चाहे उतने कर ले। कांग्रेस बहुत ज्यादा हितैषी अगर है तो जिन स्टेट में इनकी सरकार है वहाँ कुछ करके दिखाए ना। हमारे सामने एक मॉडल देने को हमने अपने स्टेट में ये करके दिखाया, जो जैसे जो इन्होंने किए वो सब कोई भूल सकता है। कांग्रेस बोल रही है मध्य प्रदेश में किस तरह से गोली चलवाई इन्होंने किसानों के ऊपर, किसान मार दिए, सरकारों की गोली से हमारे किसानों को भूल गई। वो कांग्रेस बोल रही है किसानों के हित की बात। संगीता जी को बुलाया क्या? संगीता जी, ये मॉडल स्टेट तो आप ही बना सकते हैं। किसानों के साथ ये खड़े हैं, कांग्रेस बीजेपी किसानों के साथ खड़ी है। अगर वही बीजेपी जो है वो किसानों के साथ खड़ी होती तो किसानों के लिए अब शब्द नहीं बोलती, उन्हें खालिस्तानी, देशद्रोही, दलाल ये शब्द नहीं बोलती। आज हार इसलिए माननी पड़ी कि देश का किसान ने दिखा दिया कि हम कितने मजबूत हैं, हमारे संगठन में कितनी ताकत है कि हम इस सरकार को झुका सकते हैं। सभी सरकार को झुकना पड़ा। और बात रही किसान के साथ खड़े होने की, तो उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी ने जैसे दिल्ली में है कि 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजे की बात की, तो ये किसानों को क्यों नहीं देते? अभी उत्तराखंड में आप इन्होंने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर मुआवजा किसानों को क्यों नहीं दिया? तो किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करना चाहिए। जरा ये बताइए, दिल्ली में तो बहुत थोड़े से किसान है, दिल्ली में थोड़े से किसान को देखिए आपने, अरे दिल्ली में जो किसान है, दिल्ली में बेरोजगार है, उन्हें को दे दो पहले, उसके बाद बात करना। और प्रदेशों में जाके लॉलीपॉप बांटते हो, दिल्ली में जीरो। उत्तराखंड में देंगे किसानों को। संगीता जी वो कुछ सवाल कर रहे हैं। शादाब शम्स आपसे कुछ सवाल कर रहे हैं, उनका जवाब दे दीजिए। शादाब शम्स क्या सवाल कर रहे हैं आप? मैंने इनसे बोला जो ये बात यहाँ कर रहे हैं, हम यहाँ देंगे, उत्तराखंड में किसानों को ये दे देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे। इनसे पूछे दिल्ली में क्या हुआ? वो बेरोजगार 15 लाख बेरोजगार पूछ रहे, बेरोजगारी भत्ता कहाँ है? वो पूछ रहे जो वादा आप उत्तराखंड में और यूपी में जाके कर रहे हो, दिल्ली के किसानों को क्यों नहीं दे रहे? दिल्ली में तो बहुत थोड़े से किसान है, दे दीजिए ना किसानों को। अब सुन तो लीजिए उनका जवाब जी। संगीता जी, दिल्ली में 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर फसल का मुआवजा दिया जा रहा है जिनकी फसल बर्बाद हुई है। आप जरा देखिए, दिल्ली में जाकर के पूछिए किसानों से,
अब आपको पता चलेगा। सबको मालूम है दिल्ली में किसान कितने हैं और कितनी फसल बर्बाद हो रही है। केवल और केवल षड्यंत्र करना जानती है आम आदमी पार्टी, इसके अलावा कुछ नहीं है। केवल षड्यंत्रकारी पार्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं। दिल्ली में क्या हुआ है? बिजली की आप बात करें तो उत्तराखंड में तो पहला था बिजली का। अरे बताइए कितने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया? दिल्ली के 15 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दे दिया क्या? यहाँ के लॉलीपॉप बांटते हो दिल्ली में कुछ किया है क्या? झूठ की राजनीति, केवल और केवल झूठ की राजनीति करती है। और वहाँ दिल्ली की जनता देख रही है, इसलिए दिल्ली की जनता को वहाँ पर आम आदमी पार्टी को चुना है और वही उत्तराखंड में भी अब होगा। संगीता जी, आप बात करें स्वास्थ्य मामले वहाँ की सरकारी स्कूल उत्तराखंड में उठा करके देखिए शिक्षा व्यवस्था को। संगीता जी, सरकारी स्कूल गिरने का बिल्डिंग तैयार है वहाँ। संगीता जी, संगीता जी, स्कूल में पढ़ाना नहीं चाहता कोई। संगीता जी, शादाब शम्स आपसे सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में कितने बेरोजगार थे और उनको कितना भत्ता दे दिया, ये जवाब दे दीजिए। देखिए दिल्ली में पोर्टल बना हुआ है और अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया गया है। 15 लाख बेरोजगार है मैडम। ये सवाल है ही नहीं। इतने सवाल ये है, है सवाल ये है कि बेरोजगारों को कितना भत्ता दिया गया। संगीता जी, सवाल ये है ही नहीं। संगीता जी, सवाल ये है बेरोजगारों को कितना भत्ता दिया। यहाँ 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात हुई है उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात नहीं कर रहे, वो सवाल कर रहे हैं दिल्ली में कितना दिया। और दिल्ली में भी 5,000 रुपए सरकारी जो हमारा बेरोजगारी भत्ता है बेरोजगारों के लिए वो दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता नहीं। कितना झूठ बोल रही है, क्या करेंगे? इस्तीफा देंगे अगर नहीं दिया जा रहा होगा तो बताइए। दिल्ली में बेरोजगारी शादाब शम्स, संगीता जी कह रही है दिल्ली में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है बेरोजगार को। उत्तराखंड में 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जो हमारी सरकार आएगी। और शुरू में हम 1 लाख आपने दिल्ली में कहा। 3 महीने की अवधि। संगीता जी, दिल्ली के बारे में पूछा जा रहा है, दिल्ली में कितना दिया जा रहा है। देखिए दिल्ली में तो इसका मतलब आपको जानकारी नहीं है संगीता जी। बिल्कुल, आपसे जवाब लेते हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਜਿੰਦਰ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲਿਆ ਸਕੂਲ? ਯਾਰ ਸਾਈਕਲ ਪੈਂਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਵਾਕ ਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ, ਆ ਕਾਕੇ ਤੋਂ ਪੈਂਚਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਕਿੱਥੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲਦਾ ਡੀਸੀ। ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਫਿਰ ਪੁੱਤ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਛੁੱਟੀ ਓ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ, ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੂ ਘਾਟ ਤੇ। ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਨਾ ਨਾ ਕੁਲਦੀਪ ਭਾਈ, ਤੈਂ ਕਿਉਂ ਫੂਕਣਾ ਆਪਣਾ ਤੇਲ? ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੇ ਰੇਟ ਜਮੇ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ ਚੱਕ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੀ, 10 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਘਟਾਤੇ ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਖਰਾ ਬੰਦਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਾਂ ਬਦੋ ਬਦੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾ ਹੀ ਸਹੀ ਆ। ਸਹੀ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਬੋਲਣ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਕੂਲ, ਤੂੰ ਵੀ ਪੈ ਸਹੀ ਰਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਨਾਲੇ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ? फैसला था तेरा भी सही है चाचा। वाह वाह मेरा। जनता दा बोझ घटावांगे, मिल के सरकार चलावांगे।
चारों मेहमान हमारे साथ बने हुए, हम चलते हैं आरपी रतूड़ी जी के पास। रतूड़ी जी, जो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा है उसमें आपको फायदा कितना है? आरपी रतूड़ी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? संगीता जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे पाई। दिल्ली में कितना भत्ता मिल रहा है बेरोजगारों को? देखिए, आज किसानों की बात चल रही है तो आज हम किसानों की बात कर लेते हैं। और वही दिल्ली की बात, तो दिल्ली में बहुत अच्छा काम हो रहा है रोजगार के लिए नए नए सोर्स निकाले जा रहे हैं। हम बात किसानों की ही कर रहे थे संगीता जी, लेकिन आपने बात शुरू की तो फिर हमें खत्म करनी पड़ी। हम बात किसानों की कर रहे थे कि जो ऐलान हुआ है, कहीं ना कहीं एक संवाद शुरू हुआ है, एक बड़ा डेडलॉक टूटा है, एक काम ऐसा हुआ है कि एक बोझ था, सबको लग रहा था कि ये बोझ उतरना चाहिए, ये गतिरोध टूटना चाहिए, वो टूटा है आज। अब फायदा या नुकसान आपको कैसे अर्जित करना है, ये तो आपके ऊपर है। ये बहुत अच्छी बात है कि आज किसानों के बीच हुई है, ये बहुत खुशी की बात है। और कहीं ना कहीं किसान इसके लिए बधाई की बात है कि आज उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई से जीता है। जी प्रेमचंद जी, आपसे हम बड़ा एक सहज और सरल सवाल कर रहे हैं कि आप लोकतंत्र को देखते हैं, भारत आज़ाद हुआ, तमाम तरह की चीज़ें हैं, कैसा किसान देखते हैं कि किसान कैसा होना चाहिए वर्तमान का, किसान के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? क्योंकि किसान आज भी 150 साल पहले जैसा किसान था वैसा आज है, बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत दुख दर्द हैं, सारी मौसम, सब सर्दी गर्मी सबको कहीं दरकिनार करके मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का मुआवजा उसको नहीं मिलता। तो कैसा किसान देखते हैं आप? तो ये कह रहे हैं ना कि हालांकि तो ज्यादा राजनीतिक है, इसमें मुझे ये लगा कि किसान जो है, तो किसान इस समय और पहले और इस समय बड़ा अंतर है खेती करने में, बड़ा अब आसान है, पहले बड़ा कठिन था। अब जो है किसानों के लिए अगर जो किसान खेती करना चाहे उसके लिए हर तरह की सुविधा भी है, क्योंकि ड्रिप है, स्प्रिंकलर है और हर तरह की सुविधा है। लेकिन किसान का मन होना चाहिए खेती करे। मेरा तो आप सभी से ये निवेदन है कि चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे सबसे पहले खेती किसानी की बात करिए, खेती किसानी की आवाज उठाइए और जो खाए अन्न उन्होंने करना है किसानों का चिंतन। मेरा ये आप सभी से निवेदन है, क्योंकि कृषि को बढ़ावा देने के लिए आप जो के चैनलों के माध्यम से किसानों की परेशानी गांव-गांव में जाकर के देखते कि किस तरह की परेशानी हो, क्या चाहता है किसान को चाहिए सिंचाई की सुविधा हो, किसान को बीज अच्छा उपलब्ध हो, तो वही, और किसान मेहनती हो तो फिर किसान के लिए कोई कठिन काम नहीं आज की डेट में। हाँ, अगर कोई काम नहीं करेगा उसके लिए तो परेशानी है। मतलब ये तो हर जगह हमको ये लगा कि मतलब मुझे तो ये अच्छा नहीं लगा, मैं ऐसे राजनीतिक मंच पे मैं नहीं पसंद करता, क्योंकि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। लेकिन राजनीतिक मंच नहीं है ये, संवाद है, मीडिया का जो काम है कि लोगों की बात लोगों तक पहुंचाना, राजनीतिक बातें नहीं। हमने उन्हें रोका है आरपी रतूड़ी जी को आपसे, जब वो कर रहे थे सवाल, बहुत सहज सरल सवाल है। तो कोई एक करनी है, उन्हें तो एक दूसरे पर पिक्चर उतारना है, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि किसानों के लिए जो है हर राजनीतिक दल जो है किसान हित के लिए काम करे, किसानों के बारे में सोचे, ताकि किस तरह की हम आजकल कठिन नहीं है किसानी करना, आसान है, लेकिन हमारा युवा फिर भी भटक रहा है, किसानी से करने से भाग रहा है। तो इसलिए हम तो ये कहते हैं कि किसानों की जो त्रुटियां हैं, जो कानून में कमियां हो, अगर होगी तो वो भी वापस ले लिया है। बाकी तो हमें तो अच्छा लगता है, खेती किसानी करने में मजा आता है। और मैं तो आपके चैनल को भी कहूँगा कि आंखों देखी सही होती है, कानों सुनी नहीं, क्योंकि मैं तो अपनी आगे जैसे खेती भी कर रहा हूँ साथ में। देखिए संगीता जी, प्रेमचंद जी जो कह रहे हैं, प्रेमचंद जी जो बोल रहे हैं, दरअसल भारत के लोकतंत्र में एक ऐसा ही सीधा साधा आदमी है जिसका राजनीतिक दल गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। नई सदी का नया किसान कैसा होना चाहिए, और
कैसे लोकतंत्र में राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, ये कहीं वो इस ओर इशारा कर रहे हैं। नए समय का नया किसान जो है, सबसे पहले तो किसानों को सारी सुविधाएं मुहैया, और जो हम बात कर रहे हैं कि किसानों के लिए कैंप लगाने चाहिए जगह जगह, और जो क्योंकि आज की देश में हम देखें तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग जो है वो नौकरी की ओर भागने लगते हैं, वो किसानी करना पसंद नहीं करते हैं। तो ऐसे में युवाओं को किसानी की ओर निभाने के लिए सरकारों को ये प्रयत्न करना चाहिए कि ऐसे अच्छे योजनाएं लेकर के आए, जिससे कि जो हमारा युवा बेरोजगार है वो जो नौकरी के लिए भटकता है, बस वही चाहता है कि हमें नौकरी ही मिल जाए, किसानी नहीं करना चाहता, तो वो किसानी करे। उनको पढ़ाई के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर ही प्रोत्साहन दिया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए कि उनको किसानी की ओर लेके आया जाए। तो कहीं ना कहीं ये भारत देश के लिए भी और किसानों के लिए भी एक बहुत अच्छी मुहिम होगी कि जब युवा इसके साथ जुड़ना शुरू करेंगे और नए तरीके से, नई टेक्नोलॉजी के साथ और आगे किसानी को लेकर के जाएंगे। जी बिल्कुल। प्रेमचंद जी, कोई बात ऐसी जो नई सदी के नए किसान के बारे में आप कहना चाहते हैं? नई सदी के किसानों के लिए तो मेरा तो यही है कि नए सदी का युवा इस समय, अगर क्योंकि कृषि में अपार संभावना है, अगर हमको देश की दिशा और दशा को सुधारना है तो केवल और केवल कृषि है। कृषि से बेरोजगारी मिटेगी, कृषि से हमारे देश की हालात सुधरेंगे। और इस ओर मैं तो ये कहूँगा, इस मंच के माध्यम से आज जो आपने हमों को बुलाया है, मैं तो सभी राजनीतिक दलों से ये निवेदन करूँगा, किसानों और कृषि के लिए तो सबको एकजुटता दिखानी चाहिए और इसमें सबको सहयोग करना चाहिए किसानों को। बिल्कुल। संगीता जी, एक बड़ी बहस है कि किसान का कितनी उन्नति हो, नई शताब्दी में किसान कैसा हो, लेकिन ये बहस राजनीतिक दल सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारा कृषि प्रधान देश है और जय जवान जय किसान। हम एक ऐसे भारत देश में रहते हैं जहाँ किसानों का स्थान बहुत उच्च है, तो यहाँ हम सबको लेकर के इस उच्च स्थान वाले किसानों के लिए, जो हमारा अन्नदाता है, पूरे देश के जनता के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए अन्न उगाता है, तो कहीं ना कहीं सबको मिलकर के एक अच्छी भूमि से, एक अच्छी सोच से जो किसानों के लिए बेहतर हो सकता है वो करने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ एक ही सरकार को नहीं, जो भी सरकार सत्ता में होती है, जो भी सरकार जनता चुनती है, उस सरकार की जिम्मेदारी है वो किसानों के लिए ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करे। और दूसरी बात, अपने मन से कुछ बना करके कानून छोड़ या अपने मन से कुछ कर लेना, इसके बजाय जो किसान है वो अपना अच्छा बुरा और जो खेत में काम कर रहा है वो उसे बेहतर जानता है कि उसे किस चीज की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं उनसे मिल करके, बात करके हम ज्यादा से ज्यादा इस समस्याओं का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि हम तो घरों में बैठे हैं, पर जो खेत में गर्मी सर्दी ये अन्न उगा रहा है वो इस तकलीफ को बेहतर महसूस करता है। तो उसके लिए क्या उचित संसाधन हो सकते हैं, ये सभी को बैठ करके सोचना चाहिए, एक मंच पे आकर के, और उनके लिए बेहतर से बेहतर करना चाहिए, जिससे कि जो बेरोजगारी है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। जो अभी प्रेमचंद जी ने बात कही, जी बिल्कुल, जब हमारा युवा इस ओर जाएगा तो बेरोजगारी को भी हम बहुत हद तक। बिल्कुल। संगीता जी, समय समाप्त हो रहा है। संगीता जी, पद्मश्री प्रेमचंद शर्मा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बहस यही छूट जाती है कि ऐलान हुआ है, कृषि कानूनों को समाप्त कर दिया गया है, लेकिन नई सदी का नया किसान कैसा हो और उसकी उन्नति के लिए कितना प्रयास किया जाए, ये बहस जारी है और इसके लिए राजनीतिक दलों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।